अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एनालॉजीज़ पढ़ेंगे जो कि एनटीएस गेट जनरल टेस्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पेपर में रिपीट भी हो चुकी हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास कैप्रिशियस और रिलायबिलिटी। कैप्रिशियस कहते हैं जो चेंज होता रहता हो, वक्त के साथ साथ चेंज होता हो। जैसे आपके पास कैप्रिशियस बिहेवियर होता है, यानी कि एक बार आपने सोचा कि मैं ये काम करूँगा और थोड़ी देर बाद आपने कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तो इसका मतलब है कि ये आपका कैप्रिशियस बिहेवियर है। और रिलायबिलिटी बोलते हैं कांस्टेंट को, मींस कि रिलायबल होता है जो कांस्टेंट रहे, मुस्तकिल रहे, कि आपने एक बार सोचा कि मैं स्कूल जाऊँगा तो पक्की बात है कि आप स्कूल जाओगे। यहाँ पे देखें एक्सटेम्पोरेनियस जो होता है और प्रिडिक्टेबिलिटी। एक्सटेम्पोरेनियस का मतलब होता है जो पहले से तयशुदा ना हो, जो पहले से प्लान ना किया गया हो, जिसके बारे में आपने नहीं सोचा था। और प्रिडिक्टेबिलिटी होती है जिसके बारे में आपने पहले सोचा हुआ हो, जिसकी पेशगोई की जा चुकी हो। यानी कि फ़र्ज़ कर लो आप कहीं जा रहे थे और आपको रास्ते में कोई आपका दोस्त मिल गया अचानक से, तो या आप कहीं जा रहे थे और आपसे किसी ने अचानक से, किसी के पास बैठे थे, अचानक से किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये था एक्सटेम्पोरेनियस, यानी जिसकी आपको तवक्को नहीं थी। लेकिन एक होता है प्रिडिक्टेबिलिटी, होती है कि आपको पहले से तवक्को हो कि फ़लाँ बंदा मुझसे ये क्वेश्चन पूछेगा और उसने पूछ लिया, या फिर आपके माइंड में था कि वो बंदा मुझे मिलेगा तो आपको वो मिल गया। अब देखें, जैसे कैप्रिशियस बिहेवियर रिलायबल नहीं हो सकता, ठीक है, इस तरीके से जो एक्सटेम्परेनियस चीज़ें होती हैं वो प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं रखती। यानी कि जो चीज़ एक्सटेम्परेनियस होती है वो प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं रखती। ठीक है, इसकी मैंने थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल लिख दी है। कैप्रिशियस बिहेवियर इज़ नॉट करेक्टराइज्ड बाय द रिलायबिलिटी एंड एक्सटेम्पोरेनियस एक्शंस आर नॉट करेक्टराइज्ड बाय प्रिडिक्टेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट और मार्क्स। जैसे कोई स्टूडेंट जब पेपर्स देता है या फिर वो अच्छा काम करके दिखाता है तो उसको उसके रिवार्ड में उसको मार्क्स दिए जाते हैं। इस तरीके से जो वेटर होता है, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसके बदले में उसको टिप दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केल्स और फिश। स्केल्स कहते हैं फिश की खाल को, फिश के ऊपर जो छाल होती है उसको हम कहते हैं स्केल्स। इस तरीके से जो स्किन होती है, ये कहते हैं मैन की जिल्द को। ठीक है, आदमी की जिल्द को क्या कहते हैं? स्किन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है बियर और फर, इस तरीके से बर्ड और फीदर। ये भी हमारा आंसर हो सकते थे अगर इनकी सीक्वेंस चेंज होती, क्योंकि यहाँ पे देखें पहले स्केल्स का जिक्र है और बाद में फिश का। इस तरीके से पहले स्किन का जिक्र है, बाद में मैन का। तो यहाँ पे पहले अगर फर होता, बाद में बियर होता, या फिर यहाँ पे पहले फीदर होता, बाद में बर्ड होता, तो ये भी हमारा राइट आंसर होता। नेक्स्ट हमारे पास डिप्लेट और इनर्वेट। डिप्लेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, और इनर्वेट का मतलब होता है एनर्जी का ख़त्म हो जाना। बेसिकली दोनों ही सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ई है, सॉरी, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, एग्जॉस्ट और इनफीबल, ये भी दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। एग्जॉस्ट का मतलब होता है बेहद थका हुआ, मानद बढ़ जाना, ठीक है, और एनफीबल का मतलब होता है लागिर कर देना, कमज़ोर कर देना। तो दोनों सिनोनिम्स हैं। बाकी देखो ना तो वो हमारे पास एंटोनिम्स हैं, जैसे आपके पास टाइटन और लूजन है, और बाकी ये ऑटोमोबाइल और इंजन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बहरहाल ये हमारे पास सी ऑप्शन राइट आंसर है। यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया, डिप्लेट मीन्स टू एग्जॉस्ट एंड इनर्वेट मीन्स टू बिकम वीक। एग्जॉस्ट एंड एनफीबल आल्सो द सेम मीनिंग, द रिलेशनशिप इन एनालॉजियस विद द डिफरेंस ऑफ डिग्री ओनली। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास इम्बेरस और ह्यूमिलेट। इम्बेरस कहते हैं परेशान करना, और ह्यूमिलेट कहते हैं ज़्यादा इम्बेरस करना, बहुत ज़्यादा परेशान करना। ठीक है, दोनों ही सिनोनिम्स हैं, लेकिन डिग्री का फ़र्क है। जो इम्बेरस होता है इसका मतलब होता है परेशान करना, और ह्यूमिलेट का मतलब होता है ज़्यादा परेशान करना। इसी तरीके से जो हमारे पास एनवाय और एग्जैस्पिरेट है, ये भी दोनों सेम मीनिंग्स में हैं, इनमें भी सिर्फ और सिर्फ डिग्री का फ़र्क है। एनवाय का मतलब होता है नाराज़ करना, और एग्जैस्पिरेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नाराज़ करना, बहुत ज़्यादा एनवाय करना। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास सिनोनिम्स हैं, तो ये भी हमारा ये आंसर हुए। ठीक है, इसके बाद इंक्वायर और आस्क, इसमें ई ऑप्शन जो है ये भी हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास डिग्री नहीं है। इंक्वायर का मतलब भी सिंपल पूछना, ठीक है, दरियाफ्त करना, और आस्क का मतलब भी वही होता है, तो इनमें डिग्री का डिफरेंस भी नहीं आ रहा।
तो इस वजह से ये हमारा आंसर नहीं है। नोब और डोर, इसका हमारे पास नोब जो होती है ये डोर के ऊपर होती है, इस तरीके से जो नोज़ होता है ये फेस के ऊपर होता है। आप कहेंगे कि जैसे नेकलेस भी तो बेल्ट ट्राउज़र के ऊपर होता, सॉरी बेल्ट भी तो ट्राउज़र के ऊपर होता है। तो देखिए बेल्ट ट्राउज़र के ऊपर होता है, उसको डालते हैं लेकिन होता नहीं है, ठीक है। इस तरीके से नेकलेस नेक के ऊपर होता है, ठीक है, उसको मतलब डाला जाता है लेकिन पहले से नहीं होता है वो, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास 7 वाला जी, फ्लो शीट और मैन्युफैक्चरर। देखिए जो मैन्युफैक्चरर होता है ना वो एक फ़्लो शीट तैयार करता है ताकि वो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं वो आसानी से जो है कंप्लीट हो सकें, ठीक है। ले इसी तरीके से जो एक आर्किटेक्ट होता है वो ब्लूप्रिंट तैयार करता है, ठीक है, ताकि वो जो है उससे ब्लूप्रिंट से जो है गाइडेंस जो है वो दे सके लोगों को, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास एनालॉजीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिमोर्स और एब्सोल्यूशन। रिमोर्स कहते हैं नदामत को और एब्सोल्यूशन कहते हैं माफ़ी मांगना। जैसे नदामत के बदले में माफ़ी मांगी जाती है, इसी तरीके से इवेजन इवेजन कहते हैं टाल मटोल को या बहाना करना, और सस्पिशियन होता है शक करना, ठीक है। जब कोई टाल मटोल कर रहा होता है, बहाना कर रहा होता है तो उसके ऊपर शक हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एनालॉजी थी। नेक्स्ट हमारे पास जी, नेक्स्ट है हमारे पास ओवरलुक और एब्रेशन। ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, ठीक है, किसी को आप नज़रअंदाज कर रहे हो। और एब्रेशन कहते हैं ख़राबी को, यानी नॉर्मल से हट के किसी चीज़ का होना, ठीक है। जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो आप उसको फिर नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है दफ़ा करो अब जाए। इस तरीके से जो कॉन्डन होता है इसका मतलब होता है माफ़ करना, ठीक है। और ऑफेंस का मतलब होता है जुर्म, ठीक है। तो कोई चीज़ जब ख़राब होती है तो उसके ऊपर उसको आप नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, इसी तरीके से कोई अगर जुर्म करता है तो उसको आप फिर माफ़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेम एनालॉजी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जी, इंटीमिडेट और वीडल। इंटीमिडेट का मतलब होता है धमका के किसी से कोई काम निकलवाना, ठीक है, उसको धमकी दे के, बाय फोर्स। और वीडल का मतलब होता है कि आप किसी तरह उसको बड़े प्यार से, ध्यान से, बड़े उसको चाल पलोसियों से उससे काम निकलवाओ, ठीक है। इस तरीके से जो एक्सटोल होता है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देना, हद से ज़्यादा तारीफ़ करना। और डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी से जो है गलत बयानी, किसी के बारे में गलत ख्याल रखना या किसी के बारे में बहुत गलत बयानी करना, ठीक है, हद से ज़्यादा गलत बयानी करना। तो यहाँ पे दोनों इंटीमिडेट और वीडल दोनों का मकसद है किसी से काम निकलवाना, लेकिन दो मुख्तलिफ तरीक़ों से निकलवाया जा रहा है, धमका के या फिर उससे चाल पलोसियों से चक्कर चला के, ठीक है। इस तरीके से एक्सटोल या डिस्पैरेज दोनों का मकसद यही है कि गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि एक साइड पे हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं या फिर दूसरी साइड पे हम बहुत ज़्यादा गलत उसके बारे में गलत बयानी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक जो है ऑप्शन था, राइट आंसर है। नीचे मैंने इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख दी, आप इसको पढ़ सकते हैं। ग्लव और हैंड, देखें जो ग्लव होते हैं ये हैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसी तरीके से जो सॉक्स होती हैं ये फीट की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ये हमारे पास राइट आंसर हुआ, बाकी हमारे पास राइट आंसर नहीं है। इसमें ज़्यादा जो है एक्यूरेट एनालॉजी पाई जा रही है। नीचे देखें ऑपरेशन थिएटर और सर्जरी। ऑपरेशन थिएटर में क्या हो रहा होता है कि ऑपरेशन थिएटर में बेसिकली सर्जरी की जाती है। इस तरीके से जो कोर्ट होता है उसके अंदर लिटिगेशन की जाती है। लिटिगेशन कहते हैं मुकदमाबाजी, ठीक है। तो वहाँ पे कोर्ट के अंदर जो है मुकदमे की समाअत की जाती है, जबकि ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जरी की जाती है। तो ये हमारे पास एक राइट एनालॉजी थी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंड और रिप्लेनिश। एक्सपेंड का मतलब होता है खर्च करना, ठीक है। और रिप्लेनिश का मतलब होता है अज सिरे नौ उसको ज़ख़ीरा करना, ठीक है, कि आपने जो खर्च किया उसको अज सिरे नौ ज़ख़ीरा कर रहे हैं आप। इस तरीके से जो आपके पास डिफेक्ट होता है और रीजॉइन, डिफेक्ट का मतलब होता है नुक्स या ऐब, और रीजॉइन का मतलब होता है कि दोबारा से जोड़ना, मीन्स कि कोई नुक्स आ गया, ख़राबी आ गई तो उसको आप दोबारा से ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एनालॉजीज़ थी, ठीक है, इन दोनों की आपस में मुताबिकत है। नेक्स्ट है हमारे पास लोद और क्वेश्चन। लोद बेसिकली कहते हैं जो है ज़िद्दी को, ठीक है, जो अनविलिंग हो। और कोएर्शन कहते हैं मजबूर करना, ठीक है। जब कोई बंदा ज़िद कर रहा होता है या गैर रज़ामंद होता है किसी बात के लिए तो हम उसको जो है मजबूर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो रिलक्टेंट होता है
और परसुएशन, ये दोनों इसमें एनोलॉजीज पाई जा रही हैं। रिलक्टेंट का मतलब भी होता है ना रजामंद या ज़िद्दी, और परसुएशन होता है उकसावा के, उसको उकसा के बहला फुसला के उसको किसी तरीके से मनाते हैं। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 14, और इसका हमारे पास डी ऑप्शन राइट आंसर है। नीचे मैंने इसकी थोड़ी सी डिटेल लिख दी है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है जी स्टूल और बेंच। देखें, स्टूल और बेंच बेसिकली दोनों एक ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन स्टूल जो होता है ये थोड़ा छोटा होता है बेंच से। इस तरीके से जो फुट रूल होता है और यार्ड स्टिक होती है, दोनों बेसिकली लेंथ की मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो फुट रूल होता है वो छोटा होता है और यार्ड स्टिक बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास अपील और रिफ्यूज़ल। देखें, आप ना अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, ठीक है, तो आपकी अगर वो रिफ्यूज़ हो जाती है, मतलब एक्सेप्ट नहीं होती है, ठीक है, तो इसी की तरह आप ट्राई कर रहे होते हैं और उसके बदले में आप फेल हो जाते हैं, फेलियर आपका मुकद्दर बन जाती है। तो ये हमारे पास 16, क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये हमारे पास एक राइट एनालॉजी है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास वेट और किलोग्राम। बेसिकली वेट को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, होना तो ये चाहिए था कि मैस को किलोग्राम में मेजर किया जाए। तो बहरहाल ये भी आप कह सकते हैं कि वेट को किलोग्राम में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है इसको हम किलोमीटर में फिर मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास एक राइट ऑप्शन था। बाकियों में आपके पास राइट आंसर नहीं है, और उनमें जो है सीक्वेंस का भी इशू है। जैसे आपके पास पाउंड और वेट है, इसमें सीक्वेंस का इशू है, पहले वेट होना चाहिए था, बाद में पाउंड होता, तो फिर वो हमारा राइट आंसर हो सकता था। इसके बाद है जी फरी और इरे। फरी बेसिकली बोलते हैं एक्सट्रीम एंगर को, और इरे कहते हैं एंगर, ठीक है। तो फरी बेसिकली एक्सट्रीम एंगल, दोनों जो हैं ये जो है सिनोनिम्स हैं, और इनमें सिर्फ डिफरेंस है तो डिफरेंस ऑफ डिग्री है बस। इस तरीके से जो कन्वल्शन है इसका मतलब होता है कपकपी, यानी कि इरेगुलर मूवमेंट ऑफ बॉडी, और स्पेज़म का मतलब होता है किसी मर्ज़ का दौरा पड़ना, ठीक है। जैसे फरी जो होता है यानी कि बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीमली एंगर जो होता है ये ख़त्म नहीं होता, लेकिन इरे जो होता है यानी कि एंगर ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वक्ती तौर पे होता है। इस तरीके से जो कन्वल्शन होता है ये जो है रेगुलर जो है बीमारी होती है, किसी को भी जो कपकपी किसी को होती है, लेकिन स्पेज़म जो होता है ये मर्ज़ का दौरा होता है, ये भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कुछ देर के लिए होता है फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारे पास इसका एक राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 19 में है जी इंक और पेपर। जैसे आप इंक यूज़ करते हैं पेपर पे लिखने के लिए, इसी तरीके से चॉक यूज़ किया जाता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बाकी आपके पास जो है पेंट जो है पेंटिंग के लिए तो ठीक है, मान लेते हैं पेंट पेंटिंग के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन अब पेंटिंग किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो बी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे फील हो रहा होगा कि पेंट भी तो पेंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे इंक पेपर के लिए, चॉक ब्लैक बोर्ड के लिए। अब जो आप पेंट कर रहे हैं वो पेंट जो है पेंटिंग के लिए तो यूज़ होती है, लेकिन आप किस चीज़ के ऊपर वो पेंटिंग कर रहे हैं, पेपर के ऊपर कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर कर रहे हैं, वाइट बोर्ड के ऊपर कर रहे हैं, किसी वॉल के ऊपर कर रहे हैं, तो इस तरह का तो कुछ नहीं ना आइडिया दिया गया। तो हमारे पास बहरहाल इसका जो राइट एनालॉजी है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है हमारे पास वेंडलिज्म। वेंडलिज्म कहते हैं बेसिकली पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, वेंडलिज्म। तो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना कहलाता है वेंडलिज्म। इस तरीके से जो परजरी होता है ना, इसका मतलब होता है झूठी कसम खाना या झूठी गवाही देना, और डेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही, शहादत, ठीक है। तो जब आप गवाही को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं यानी कि झूठी गवाही दे रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं परजरी। ये मैं झूठी गवाही को जानबूझकर ऐसे कह रहा हूँ कि आप लोग जब उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं गवाही को, ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। जब गवाही को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं यानी कि जब गवाही झूठी आप दे रहे होते हैं तो उसको कहते हैं परजरी, ठीक है। इस तरीके से जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है उसको कहते हैं वेंडलिज्म, ठीक है। तो ये हमारे पास बहरहाल एक राइट एनालॉजी थी। इसके बाद है जी गुड और एक्सीलेंट, दोनों सेम मीनिंग में हैं लेकिन इनमें डिफरेंस ऑफ डिग्री है। गुड का मतलब होता है अच्छा, और एक्सीलेंट का मतलब होता है वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। इस तरीके से हिल और माउंटेन, ये भी दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन हिल छोटे पहाड़ को कहते हैं, माउंटेन ज़रा बड़ा पहाड़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन और गैसियस। नाइट्रोजन बेसिकली गैस है, ठीक है, गैसियस स्टेट में होती है, और इसी तरीके से जो मरकरी है ये फ्लूइड स्टेट में होता है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है हमारे पास लाइट और कैंडल। देखें जैसे हम कैंडल से लाइट जो है वो हासिल करते हैं, रोशनी हासिल करते हैं, इसी तरीके से बैटरी से हम पावर हासिल करते हैं। यानी कि कैंडल इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट एंड बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ पावर। तो यहाँ पे हमारे पास 23 जो एनालॉजी है इसमें हमारा राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास पेन और मिसरे। पेन कहते हैं दर्द को और मिसरे कहते हैं तकलीफ। पेन कहते हैं दर्द को और मिसरे कहते हैं तकलीफ को। ठीक है। इस तरीके से मतलब ये दोनों हैं, तो बेसिकली जब आपको पेन हो रहा होता है यानी कि दर्द होता है तो आप तकलीफ महसूस करते हैं। ठीक है। इस तरीके से इग्नोरेंस और कन्फ्यूजन, जब आप इग्नोरेंस का शिकार हो जाते हैं यानी कि आप किसी बात से वाकिफ़ नहीं होते, जाहिल हो जाते हैं, तो आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक राइट एनालॉजी थी। क्वेश्चन नंबर 22 में 24 में हमारे पास सी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर ओवर है। नेक्स्ट हमारे पास 25 राइटर पेन। जैसे राइटर यूज़ करता है पेन को, इस तरीके से जो आर्टिस्ट होता है वो ब्रश को यूज़ करता है। बाकी जो हमारे पास हैं वो राइट आंसर नहीं है, वो एग्जैक्ट एनालॉजी नहीं यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट एनालॉजी है 26 थर्मोमीटर और बैरोमीटर। देखें जैसे थर्मोमीटर होता है ये यूज़ किया जाता है टेम्परेचर की पैमाइश के लिए, और इसी तरीके से जो बैरोमीटर होता है इज़ यूज़ फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारे पास एक राइट जो है ऑप्शन है इधर, ऑप्शन नंबर ई 26 का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस में आप देखें। सबसे पहले हमारे पास एनालॉजी है ग्लव हैंड। बेसिकली एनालॉजी कहते हैं मुताबिकत को। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्लव्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं हैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरीके से जो हमारे पास सॉक्स होती हैं ये यूज़ की जाती हैं फीट पाँव की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऑप्शन ई है ये हमारा राइट आंसर है। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आपके पास एनालॉजीज़ हैं वो आने वाली हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, इसको तसल्ली से देखें आराम सुकून से, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। सेकंड हमारे पास है जी स्टूडेंट और मार्क। जैसे अगर कोई स्टूडेंट अच्छा काम करके दिखाता है तो उसको उसके बदले में उसको रिवार्ड जो दिया जाता है वो होता है उसके मार्क्स। इस तरीके से जो वेटर होता है अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको हम उसके बदले में टिप देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है जी स्केल्स और फिश। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपको मज़ीद कुछ आपके नॉलेज में इजाफा करूँगा। यहाँ पे देखें स्केल्स कहते हैं बेसिकली फ़िश की जो छाल होती है ऊपर वाली उसको हम कहते हैं स्केल्स। और यहाँ पे स्किन देखें, मैन की जो ऊपर वाली खाल होती है या जिल्द जिसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं स्किन। ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास फ़र और बेयर का कम्बिनेशन दिया गया है। ये बेसिकली यहाँ पे बेयर जो है इसकी जो खाल होती है उसको कहते हैं फ़र, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस का इशू आ रहा है। अगर फ़र पहले होता बेयर बाद में होता तो ये वाला भी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो सकता था। इसी तरीके से जो ऑप्शन डी है इसमें आपके पास फीदर और बर्ड, अगर इसकी सीक्वेंस चेंज होती यानी फीदर पहले होता उसके बाद बर्ड होता तो ये भी हमारा राइट आंसर हो सकता था। तो इस तरीके से आपने सीक्वेंस का भी ख्याल रखते हुए इसको आंसर करना है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में नोब डोर। अच्छा देखें, जो नोब होती है ना ये दरवाजे के ऊपर लगी होती है। ठीक है। इसी तरीके से जो नोज़ होता है ये फेस के ऊपर लगा हुआ होता है। ठीक है। यहाँ पे देखें ना नेकलेस और नेक, तो ठीक है मान लेते हैं कि जो नेकलेस होता है वो नेक पे होता है, लेकिन वो नेक पे पहना जाता है, डाला जाता है, लेकिन होता तो नहीं है ना। इसी तरीके से जो बेल्ट और ट्राउज़र, ये बेल्ट जो होता है ये ट्राउज़र पे डाला जाता है, होता नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारे राइट आंसर नहीं है। सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में डिप्लेट और एनर्वेट। डिप्लेट कहते हैं ख़त्म हो जाना, इनरवेट कहते हैं एनर्जी का ख़त्म हो जाना। ठीक है। अब ये दोनों बेसिकली यहाँ पे जो है सेम मीनिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे डिग्री का फ़र्क आ रहा है। ठीक है। ये दोनों ही सेम मीनिंग्स में है लेकिन डिग्री का फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एग्जॉस्ट है और एनफीबल है। एग्जॉस्ट का मतलब होता है बेहद थका हुआ, मानिंद पड़ जाना। ठीक है, मुरझा जाना जैसे होता है। और एनफीबल होता है इसका मतलब होता है लागिर कर देना, किसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देना। ठीक है। तो ये दोनों भी यहाँ पे बेसिकली सिनोनिम्स हैं, लेकिन इनमें जो है डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी लिख दी है, आप यहाँ से डिटेल को भी पढ़ सकते हैं।
जी नेक्स्ट है हमारे पास लाइट और कैंडल। देखिए जैसे हमारे पास जो कैंडल है ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। इसी तरीके से जो बैटरी है ये सोर्स ऑफ पावर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारे पास जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, एम्बेरस और ह्यूमिलेट। एम्बेरस का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, और ह्यूमिलेट का मतलब होता है ज़्यादा परेशान करना, ज़्यादा एम्बेरस करना, ठीक है। मीन्स के एम्बेरस जो होता है ये होता है परेशान करना, किसी को तंग करना, लेकिन ह्यूमिलेट होता है किसी को बहुत ज़्यादा एम्बेरस करना, बहुत ज़्यादा परेशान करना। ये भी दोनों सिनोनिम्स आप कह सकते हो, लेकिन इसमें भी डिग्री का फ़र्क है। एम्बेरस थोड़ा कम परेशान करना और ह्यूमिलेट ज़्यादा परेशान करना। इस तरीके से हमारे पास जो एनवाय है या फिर हमारे पास एग्जैस्परेट है, ये हमारे पास होता है, इसका जो मीनिंग्स होते हैं, एनवाय का मतलब होता है बेसिकली नाराज़ करना, और एग्जैस्परेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एनवाय करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सख्त गुस्सा दिलाना, ठीक है। एनवाय का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, नाराज़ करना, और एग्जैस्परेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये राइट आंसर हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे कहोगे कि इंक्वायर जो होता है इसका मतलब भी तो होता है पूछना, दरियाफ्त करना। आस्क का मतलब भी पूछना होता है किसी से, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में डिग्री का भी डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब भी पूछना, दरियाफ्त करना, इसका मतलब भी पूछना और दरियाफ्त करना, लेकिन एनवाय और एग्जास्परेट में डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन ई है ये राइट आंसर नहीं है, बल्कि ऑप्शन बी जो है ये हमारा राइट आंसर है। देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया जी ऑपरेशन थिएटर और सर्जरी। देखिए जैसे हमारे पास ऑपरेशन थिएटर एक ऐसा रूम होता है या ऐसी जगह होती है जहाँ पे सर्जरी की जाती है, ठीक है। इस तरीके से जो कोर्ट होता है वहाँ पे लिटिगेशन की जाती है। लिटिगेशन बेसिकली होती है मुकदमाबाजी या मुकदमे की जो समाअत हो रही होती है जहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम कहते होते हैं कोर्ट और लिटिगेशन। ये हमारे पास जो है इसका राइट आंसर पेयर है। यहाँ पे बाकी जो है ये हमारे पास राइट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया जी ओवरलुक। ओवरलुक का बेसिकली मतलब होता है नज़रअंदाज करना, ठीक है। ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, और एब्रेशन का मतलब होता है ख़राबी, यानी नॉर्मल से हट के किसी चीज़ का होना, यानी जो चीज़ नॉर्मल ना हो उसको कहते हैं एब्रिएशन। तो जब कोई चीज़ ख़राब होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको फिर नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कोई चीज़ अगर नॉर्मल से हट के हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे, नज़रअंदाज। यहाँ पे इसका ये मतलब बन रहा है, इसको समझने के लिए ये बता रहा हूँ। इसी तरीके से देखें ऑफेंस। ऑफेंस बेसिकली कहते हैं जुर्म को, और उसके बदले में कॉन्डन जो होता है ये माफ़ी होती है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई चीज़, अगर कोई आपको कोई चीज़ किसी में ख़राबी आ जाती है तो उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी तरह आपको किसी के जुर्म को मुआफ़ कर देते हैं, ठीक है। ख़राबी को अगर नज़रअंदाज करते हैं तो जुर्म को मुआफ़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली जो क्वेश्चन 9 है इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीमिडेट और वीडल। इंटीमिडेट का मतलब होता है धमका के कोई काम करवाना, किसी को धमकी दे के उससे कोई काम निकलवा लेना। और विडल का मतलब होता है किसी को कोई चक्कर चला के उससे काम निकलवा लेना, चाल पुलिसियों से कोई काम निकलवाना, विडल। मीन्स के देखें यहाँ पे हम इंटीमिडेट बेसिकली किसी से हम कोई काम करवा लेते हैं उसको डरा धमका के, ठीक है। लेकिन होता वो लीगल नहीं होता है, इलीगल होता है, तो उससे हम काम निकलवा लेते हैं उसको डरा धमका के। या फिर क्या करते हैं कि इलीगल काम हम किसी से निकलवा लेते हैं, उसको चाल पुलिसियों से, उसको बातों में बहला फुसला के उससे काम निकलवा लेते हैं, ठीक है। दोनों का मकसद एक ही था, लेकिन इसको हमने इलीगली तौर पे किया है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एक्सटोल और डिस्पैरेज। एक्सटोल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देना, मतलब एक चीज़ इतनी तारीफ़ के काबिल थी नहीं, लेकिन उसको एक्स्ट्रा जो है उसकी आपने तारीफ़ कर दी, ठीक है। और इसी तरीके से डिस्पैरेज होता है कि किसी चीज़ को के बारे में बदगुमानी रखना, या किसी चीज़ को बहुत ही उसकी गलत बयानी कर देना, ठीक है। मतलब वो इतनी गलत थी नहीं, लेकिन आपने उसको बहुत ज़्यादा बुरा कह दिया। तो ये दोनों चीज़ें भी यहाँ पे क्या हैं कि आपके पास जो है मकसद बेसिकली एक ही है कि आप गलत बयानी कर रहे हो, ठीक है। जैसे वहाँ पे एक ही मकसद था कि आप काम निकलवा रहे हो, लेकिन दो मुख्तलिफ तरीके थे। यहाँ पे भी आप गलत बयानी कर रहे हो, लेकिन दो मुख्तलिफ तरीक़ों से, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और ऑप्शन इसका ए जो है ये राइट आंसर है। यहाँ पे मैंने नीचे इसकी डिटेल थोड़ी सी लिख भी दी है। इंटीमिडेशन इज़ फोर्सिंग बाय फियर अ पर्सन टू टेक एक्शन
while wheedle is pursuing a person by flattery. Extol means prize highly and disparage means to be little or treat slightly. बोथ आर द पेयर्स ऑफ अपोजिट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गया, कैप्रिशियस और रिलायबिलिटी। कैप्रिशियस का बेसिकली मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, ठीक है, और रिलायबिलिटी रिलायबल होता है जो कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। मीन्स के देखें जैसे आपके पास कैप्रिशियस बिहेवियर की बात कर लेते हैं कि मतलब आपका एक बार दिल कर रहा था कि मैं आज स्कूल जाऊं, ठीक है, और थोड़ी देर बाद आपने कहा जी मैं स्कूल नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि आपका कैप्रिशियस बिहेवियर चेंज हो रहा था। लेकिन रिलायबिलिटी क्या होती है कि आपने अब ठान लिया कि मैंने स्कूल जाना है तो बस जाना है, ठीक है। जिस तरीके से कैप्रिशियस बिहेवियर रिलायबल नहीं हो सकता, मीन्स के कैप्रिशियस बिहेवियर जो किसी का होता है ये बिल्कुल अपोजिट है रिलायबिलिटी के, इसी तरीके से यहाँ पे एक्सटेम्पोरेनियस जो है ये प्रिडिक्टेबिलिटी का जो है उलट है। मीन्स के देखें एक्सटेम्पोरेनियस का मतलब होता है जो चीज़ पहले से प्लान ना की गई हो, ठीक है, पहले से तयशुदा ना हो। और प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है कि पेशगोई की सलाहियत जिसकी हो, मतलब पहले से उसकी पेशगोई की जा चुकी हो कि ये होगा, ठीक है। लेकिन एक्सटेम्पोरेनियस का मतलब ये होता है कि वो पहले से तयशुदा नहीं थी, उसका नहीं पता था, लेकिन अचानक से हो गई। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, आपको कोई आपका दोस्त मिल जाता है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि वो मुझे मिलेगा, तो ये एक एक्सटेम्पोरेनियस जो है वो चीज़ थी जो आपके साथ हो गई। लेकिन इसी तरीके से जो प्रिडिक्टेबिलिटी होती है कि आपको पता होता है कि मैं जा रहा हूँ तो रास्ते में मुझे फलां बंदा मिलेगा, तो इसका मतलब है कि ये प्रिडिक्टेबिलिटी है। तो इस तरीके से देखा जाए जैसे कैप्रेशियस जो होता है ये कैप्रेशियस बिहेवियर में रिलायबिलिटी नहीं होती, इस तरीके से जो एक्सटेम्पोरेनियस होता है इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। कैप्रेशियस बिहेवियर इज नॉट करेक्टराइज्ड बाय रिलायबिलिटी और एक्सटेम्पोरेनियस एक्शंस आर नॉट करेक्टराइज्ड बाय प्रिडिक्टेबिलिटी। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एक्सपेंड और रिप्लेनिश। एक्सपेंड का बेसिकली मतलब होता है खर्च करना, ठीक है, कोई चीज़ आप सर्व करते हो, खर्च करते हो। और रिप्लेनिश का मतलब होता है आज सिरे नो उसको ज़ख़ीरा करना, दोबारा से उसको ज़ख़ीरा करने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखें ये यहाँ पे बेसिकली एक दूसरे का उलट चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें डिफेक्ट और रीजॉइन, डिफेक्ट होता है किसी चीज़ में कोई नुक्स आ जाना, ख़राब हो जाना, ऐब आ जाना, और रीजॉइन का मतलब होता है उसको दोबारा से जोड़ना, ठीक है, दोबारा से जोड़ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये बेसिकली जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है हमारे पास लोध और क्वेश्चन। लोध बेसिकली बोलते हैं गैर रजामंद को, अनविलिंग को, जो किसी चीज़ पे किसी बात पे राज़ी ना हो। और कोएर्शन का मतलब लेकिन ये है कि लोध में क्या होता है, कोई अगर कोई बंदा किसी बात पे रजामंद नहीं है तो उसको उस पर रजामंद किया जा सकता है, उसको समझा के। इसी तरीके से जो कोएर्शन है इसका मतलब होता है मजबूर करना, ठीक है, कि कोई बंदा रजामंद नहीं है तो आप उसको मजबूर कर रहे हो। अब गैर रजामंद जो होता है उसको उस काम के लिए मजबूर किया जाता है कि आप ये काम करो। इसी तरीके से जो रिलक्टेंट होता है, रिलक्टेंट का मतलब होता है ज़िद्दी या ना रजामंद ही समझ लें, ज़िद्दी। और परसुएशन का मतलब होता है उकसावा, यानी कि जो बंदा ज़िद्दी होता है तो उसको आप उकसाते हैं किसी काम के लिए, उसको मनाने की कोशिश करते हैं बहला फुसला के। और तो ये हमारे पास बेसिकली 13 क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है। इसकी मैंने थोड़ी सी डिटेल इधर लिखी है। इफ़ समवन इज़ लोथ यानी कि अनविलिंग टू डू समथिंग, क्वेश्चन मे बी रिक्वायर्ड टू चेंज हिज माइंड, यानी कि अगर कोई बंदा है लोध है, अनविलिंग है किसी काम के लिए, तो उसको उसको रास्ते पे लेके आने के लिए क्वेश्चन जो है वो काम आ सकती है। इसी तरीके से जो रिलक्टेंट होता है, अ पर्सन इज़ रिलक्टेंट ही मे बी प्रस्यूडेड टू चेंज हिज माइंड, तो उसको प्रस्यूडेड किया जा सकता है, उसका माइंड जो है वो इसी तरीके से उसको मनाया जा सकता है। जी नेक्स्ट है हमारे पास स्टूल और बेंच। देखें स्टूल और बेंच दोनों बेसिकली एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें साइज़ का डिफरेंस होता है। जो बेंच होता है इज़ लार्जर दैन स्टूल, बेंच जो होता है ये स्टूल से थोड़ा बड़ा होता है। इस तरीके से जो फुट रूल होता है ये भी पैमाइश के लिए यूज़ किया जाता है, और यार्ड स्टिक जो होती है ये भी पैमाइश के लिए यूज़ की जाती है। तो लेकिन फुट रूल जो होता है इज़ स्मॉलर दैन यार्ड स्टिक। तो ये वाला इस तरीके से हमारे पास ठीक हुआ। अगर इसके बाद आप यहाँ पे देखना चाहें चेयर और टेबल, कारपेंटर और चेयर, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
वुड और स्टील ये भी बिल्कुल नहीं हो सकते। ग्लास और कप का अगर आप कम्बिनेशन देखना भी चाहें तो ग्लास जो है ना ये बड़ा होता है और कप छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एनालॉजी है वो इस तरीके से है कि स्टूल छोटा होता है और बेंच बड़ा होता है, मतलब कि जो पहले नंबर पे चीज़ दी गई है वो छोटी है और जो दूसरे नंबर पे दी गई है वो बड़ी है। इस हिसाब से ये हमारे पास ग्लास और कप भी ऑप्शन हमारा राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, अपील और रिफ्यूज़ल। अपील कहते हैं बेसिकली जब आप कोई दरख्वास्त करते हो, किसी से रिक्वेस्ट करते हो, तो ये होती है अपील करना, ठीक है। उसके बदले में क्या होता है कि आपकी जो अपील है वो या तो एक्सेप्ट हो जाती है या फिर रिजेक्ट हो जाती है। अगर आपकी वो जो अपील होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको खुशी होती है ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपकी एक्सेप्ट नहीं हो रही तो आप सैड हो जाते हैं। इस तरीके से अगर आप ट्राई कर रहे हैं और आप उस काम में या तो सक्सेस हो जाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे। अगर आप फेल होते हैं तो आप सैड हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर सक्सेस होते हैं तो आप जो है खुशी महसूस करेंगे। तो इस तरीके से अपील और रिफ्यूज़ल, कि आपने अपील रिक्वेस्ट की और आपकी वो रिफ्यूज़ हो गई, आपकी वो एक्सेप्ट नहीं हुई। इस तरीके से आपने ट्राई की, आप सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि आप का जो फेलियर है वो मुकद्दर बन गई। तो इस तरीके से ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में है जी वेट और किलोग्राम। बेसिकली वेट को हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स में, होना तो ये चाहिए था मैथ्स को। बेसिकली हम जो है ओरिजिनल बात तो ये है कि मैथ्स को हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हो कि वेट को भी किलोग्राम में मेजर किया जाता है। अच्छा, अगर वेट को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं तो इसी तरीके से जो डिस्टेंस होता है इसको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। यहाँ पे देखें ये पाउंड और वेट दिया हुआ है, हम यहाँ पे बेसिकली वेट को पाउंड में मेजर करते हैं। ये हमारे पास राइट आंसर हो सकता था अगर इसकी जो सीक्वेंस है वो चेंज होती, पहले वेट होता और बाद में पाउंड होता। क्योंकि यहाँ पे देखें वेट को हम मेजर कर रहे हैं किलोग्राम में, डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं किलोमीटर में। इस तरीके से वेट को मेजर कर रहे हैं पाउंड में, अगर इसकी सीक्वेंस जो है ये चेंज होती तो हमारा ये वाला आंसर भी राइट आंसर हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राइटर पेन। देखें जैसे राइटर जो होता है लिखने वाला, लिखारी, वो पेन को यूज़ करता है। इस तरीके से जो आर्टिस्ट होता है वो ब्रश यूज़ करता है, ठीक है, अपनी आर्ट बनाने के लिए वो ब्रश का यूज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री और एर। बेसिकली फ्री कहते हैं जो एक्सट्रीम एंग्री को, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से को कहते हैं एक्सट्रीम एंगर, और इरे कहते हैं एंगर को। तो ये बेसिकली दोनों सेम वर्ड हैं लेकिन इसमें डिफरेंस है डिग्री का। जो फ्री होता है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा जो कि ख़त्म ना हो, और इरे कहते हैं एंगर को किसी टाइम ख़त्म हो सकता है। इस तरीके से कन्वल्शन और स्पेज़म। कन्वल्शन का बेसिकली मतलब होता है कपकपी, यानी कि इरेगुलर मूवमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। और स्पेज़म जो होता है इसका मतलब होता है किसी मर्ज़ का दौरा पड़ना जो कि थोड़ी देर बाद पड़ेगा और फिर ठीक हो जाएगा, फिर कभी पड़ेगा दौरा और फिर ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो हमारे पास कभी होता है, हमें स्पेज़म जो होता है ये कभी बीमारी का दौरा पड़ता है कभी नहीं पड़ता। इस तरीके से कन्वल्शन जो होता है लेकिन ये एक लगातार मर्ज़ होती है, ठीक है। फ्री मीन्स वायलेंट एक्साइटमेंट या रेज, एंड इरे मीन्स एंगर। A difference of degree or intensity exists in these words. Convulsion is more violent muscular contraction as compared to spasm. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, इंक और पेपर। देखें जैसे हम इंक जो है ये यूज़ करते हैं पेपर पे लिखने के लिए, तो इसी तरीके से चौक जो होता है ये यूज़ किया जाता है ब्लैक बोर्ड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है जी रिमोर्स और एब्सोल्यूशन। रिमोर्स कहते हैं नदामत को, ठीक है, जब आप कोई गलती करते हो तो आपको नदामत हो रही होती है, शर्मिंदगी सी फील हो रही होती है और आप ये सोच रहे होते हो कि काश मैं अब इसकी माफ़ी मांग सकूं, ठीक है। रिमोर्स का मतलब होता है नदामत और एब्सोल्यूशन का मतलब होता है माफ़ी मांगना। इसी तरीके से जो इवेयन होता है इसका मतलब होता है टाल मटोल करना, बहाना करना। जब आप बहाना कर रहे होते हो तो आप क्या करते हो, आप किसी शक में मुब्तला होते हो, मतलब आप सोच रहे होते हो कि ये मैं ना करूं, मतलब आप बिल्कुल साफ साफ इनकार भी नहीं कर रहे होते हो और साफ साफ उसको किसी को भी हाँ में भी नहीं उसको जवाब दे रहे होते हो। तो इसका मतलब है कि आप किसी अभी शक में हैं। तो सस्पिशन का मतलब होता है शक करना, ठीक है, इवेजन और सस्पिशन। तो ये दोनों हमारे पास यहाँ पे एनालॉजीज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी
क्वेश्चन नंबर 21, वेंडलिज्म और प्रॉपर्टी। वेंडलिज्म कहते हैं बेसिकली पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़राब करना, नुकसान पहुंचाना। यानी कि वेंडलिज्म का मतलब हुआ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना वेंडलिज्म कहलाता है। परजरी का बेसिकली मतलब होता है जानबूझकर झूठी कसम खाना, और टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही देना। ठीक है, मतलब टेस्टिमनी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ गवाही देना, लेकिन परजरी का मतलब होता है झूठी गवाही देना। इस तरीके से मतलब गलत गवाही देना। ठीक है, ख़राब गवाही देना, गलत गवाही देना। प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ आ रही है। लेकिन वेंडलिज्म का मतलब होता है प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। जैसे यहाँ पे आप गवाही को नुकसान पहुंचा रहे हो, ऐसे मैं वर्ड बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो झूठी कसम खाना, परजरी का मतलब होता है झूठी कसम खाना, और टेस्टिमनी का मतलब होता है शहादत या गवाही, या बस गवाही देना। ठीक है, इसका हमारे पास जो राइट आंसर हुआ वो हमारे पास ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी फ्लो शीट और मैन्युफैक्चरर। जो फ्लो शीट होती है ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर बनाता है, ताकि वो बाकी जो उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बाकी जो सारे लोग इन्वॉल्व हैं, या जितना भी उसका पर्पस है, उससे हमें गाइडेंस मिल सके, तो इसलिए वो फ्लो शीट बनाता है मैन्युफैक्चरर। इसी तरीके से जो आर्किटेक्ट होता है ये क्या काम करता है, ये ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन बी है इसका ना, ये हमारे पास राइट आंसर है। यहाँ पे इसकी मैंने डिटेल भी लिखी है, आप यहाँ से देख के एक बार इसको देख सकते हैं। इसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास गुड और एक्सीलेंट। गुड कहते हैं बेहतर, अच्छा, और एक्सीलेंट उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इनमें भी दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है यहाँ पे डिग्री का। इस तरीके से जो हिल है और माउंटेन है, ये इसमें भी क्या होता है, हिल भी पहाड़ी को कहते हैं, माउंटेन भी पहाड़ी को कहते हैं, लेकिन ये हिल जो होती है ये छोटी पहाड़ी, और माउंटेन बड़ा पहाड़ होता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा सेकंड लास्ट जो है, ये है नाइट्रोजन और गैसियस। नाइट्रोजन जो है ये हमारे पास बेसिकली गैसियस ही फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन मरकरी जो होती है ये हमारे पास फ्लूइड हालत में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट आंसर हुआ। लास्ट पर हमारे पास है जी पेन और मिसरे। पेन का मतलब होता है दर्द, और मिसरे का मतलब होता है तकलीफ़। मतलब जब आपको पेन हो रहा होता है तो तब आप तकलीफ़ फील कर रहे होते हैं। इस तरीके से जब इग्नोरेंस किसी बंदे पे जब जहालत छाई हुई होती है, यानी कि वो किसी बात से ना वाकिफ़ होता है, जाहिल होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है जब उसको किसी बात का इल्म नहीं होता। तो इग्नोरेंस और कन्फ्यूजन, और वहाँ पे हमारे पास पेन और मिसरे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग बाकी भी जो वीडियोस हैं वो इस तरह की आप लोगों तक पहुंचती रहें। और आप हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनालॉजीज़ कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एनटीएस गेट जनरल टेस्ट के पेपर्स में बार बार रिपीट होती रहती हैं। जो तो सबसे पहले हमारे पास पेंटिंग और आर्टिस्ट। देखिए, जैसे पेंटिंग जो होती है ये एक आर्टिस्ट जो है वो तैयार करता है। इस तरीके से जो पोएम होती है ये एक पोएट जो है वो तैयार करता है। यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी सी जो है डिस्क्रिप्शन लिखी है। पेंटिंग इज़ मेड बाय एन आर्टिस्ट एंड अ पोएम इज़ क्रिएटेड बाय अ पोएट। द अदर चॉइसेस आर नॉट द इन द सीक्वेंस। देखिए, यहाँ पे जो ऑथर और नॉवल है, बेसिकली ऑथर ही है जो नॉवल तैयार करता है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस का इशू है। वहाँ पे देखें, जो पेंटिंग जो चीज़ तैयार की जा रही है वो पहले लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे नॉवल को बाद में लिखा गया है। अगर ये नॉवल स्टार्ट में होता और ऑथर बाद में होता तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता था। ठीक है, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2, बैरल और वेल। बैरल बेसिकली कहते हैं एक बहुत बड़ा जो ड्रम होता है जिसके अंदर आप लिक्विड वगैरह, ऑयल वगैरह या कुछ भी वहाँ पे उसके अंदर भर के रख सकते हैं। इस तरीके से जो वेल होती है, आमतौर पर छोटी जो बोतलें ये यूज़ हो रही होती हैं मेडिकेशन के लिए, तो ये हमारे पास वेल जो छोटी बोतल है उसमें भी बेसिकली लिक्विड ही भरा गया होता है। तो ये दोनों ही सेम पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं, लेकिन एक में साइज़ का डिफरेंस है। ठीक है, एक बड़ी है तो दूसरी छोटी। अब यहाँ पे देखें बुक और पम्फलेट। अब जो बुक होती है वो भी एक ही पर्पस के लिए यूज़ की जाती है कि आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ राइट करके लोगों तक पहुंचा सकते हो अपना आइडिया। और पम्फलेट जो होता है इसका भी यही मकसद होता है, लेकिन पम्फलेट छोटा होता है और बुक बड़ी होती है। ठीक है, इसकी भी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है, पढ़ लेते हैं। बोथ द बैरल एंड वेल कैन होल्ड लिक्विड। अ बैरल इज बिगर इन वॉल्यूम दैन अ वेल। सिमिलरली बोथ बुक एंड pamphlet consist of pages, but the book is larger than
पम्पलेट। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास बुलेट एंड गन बैरल। जैसे जो बुलेट होती है ना, जो गोली होती है, ये गन बैरल से होती हुई अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाती है, अपनी जो उसकी मंजिल मकसूद होती है उसकी तरफ जाती है, ठीक है। इस तरीके से जो ट्रेन होती है ये भी अपने ट्रैक से गुजर कर अपनी मंजिल की तरफ जाती है। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन ई जो है यहाँ पे हमारी एनालॉजी बनी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास फोर्थ नंबर पे है डस्टर और चौक। देखिए डस्टर जो होता है ना, ये यूज़ किया जाता है चौक का लिखा हुआ जो होता है उससे उसको साफ़ करने के लिए। इस तरीके से जो स्पंज और वाटर, स्पंज बेसिकली एक साफ़ पट्टी होती है जो पानी को जज़ब कर सकती है, ठीक है। तो वाटर को साफ़ करने के लिए स्पंज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इरेज़र और राइटिंग का दिया हुआ है, क्लोथ और एयर का दिया हुआ है, तो इनके ये जो है हमारे पास राइट और एग्जैक्ट कम्बिनेशन नहीं दे रहे, ठीक है। तो बहरहाल जो है ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर ओवर हेयर। यहाँ पे मैंने इसकी जो है थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी लिख दी है, आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैबिन और शिप। जो कैबिन होता है ये बेसिकली शिप के अंदर एक क्वार्टर होता है जिसके अंदर आप जो है रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो रूम होता है ये बेंगलोर के अंदर होता है, यहाँ पे आप लोग रहने की जगह होती है ये भी बेसिकली एक, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हेयर। नेक्स्ट हमारे पास रोड साइन एंड स्ट्रीट। रोड साइन जो होते हैं ये हमें एक स्ट्रीट के बारे में बताते हैं कि ये रास्ता किधर जा रहा है, कहाँ से इसने टर्न लेना है या नहीं लेना, ठीक है। इस तरीके से जो टाइटल होता है ये हमें नॉवल के बारे में बताता है कि जो टाइटल होता है अगर आप उसको पढ़ लें तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है, आइडिया हो जाता है कि ये नॉवल किस बारे में है, ठीक है। इस तरीके से जो रेस्टिंग फटीग, देखिए फटीग कहते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा थकावट को, और जब आप थकावट महसूस कर रहे होते हैं तो आपको रेस्टिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप ओवरवेट हो जाते हैं तो आपको फिर डाइटिंग की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ई ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ओवर हेयर। नेक्स्ट है हमारे पास कवर और बुक। जैसे आप बुक के ऊपर कवर करते हैं ताकि बुक जो है उसको वो महफूज रहे, इसी तरीके से आप पिक्चर के ऊपर फ्रेम लगाते हैं ताकि जो है पिक्चर की जो प्रोटेक्शन है उसको यकीनी बनाया जा सके, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हुआ। ट्रिलॉजी और नॉवल। अच्छा यहाँ पे ना ट्रिलॉजी बेसिकली कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ 3 नॉवेल्स को, ठीक है। 3 नॉवेल्स को मिला के जब आप एक नॉवल कह सकते हैं या एक जो नई चीज़ बनाते हैं उसको बोलते हैं ट्रिलॉजी। और इसी तरीके से चंद एक जो एपिसोड्स हैं उनको मिला के आप एक सीरियल बनाते हैं, ठीक है। तो बहरहाल जो एपिसोड्स का कम्बिनेशन है ये सीरियल कहलाता है और नॉवेल्स का कम्बिनेशन ट्रिलॉजी कहलाता है। तो ये हमारे पास राइट आंसर था। यहाँ पे मैंने लिखा भी है देयर इज़ अ होल एंड पार्ट रिलेशनशिप। ट्रिलॉजी इज़ वर्क कंसिस्टिंग ऑफ 3 नॉवेल्स। A serial is a work consisting of a number of series या इंस्टॉलमेंट्स जिसको आप बोल सकते हो, सीरीज बेसिकली इसका मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। इम्प्लीकेट और इंक्रिमिनेशन। इम्प्लीकेट कहते हैं मुलव्वस होना, ठीक है। यानी कि वो किसी काम अच्छे में भी मुलव्वस हो सकता है, बुरे में भी, किसी ना किसी काम में मुलव्वस होना, बस अच्छे में भी हो सकता है बुरे में भी। और इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है बुरे काम में यानी जुर्म में मुलव्वस होना, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो एक्सोनरेट होता है और इक्वेटल होता है, एक्सोनरेट का मतलब होता है बरी करना, ठीक है। और मतलब सिर्फ बरी कर देना, वो अच्छे काम में था या बुरे जुर्म में था, मतलब जुर्म में था या फिर वो बाय चांस पकड़ा गया, बहरहाल उसको बरी किया जा चुका है, ठीक है। बरी करना जो होता है ये एक्सोनरेट कहलाता है। और इक्वेटल होता है किसी को जुर्म से बरी करना, यानी कि उसने जुर्म किया था और उसको अब बरी कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बहरहाल हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है हिंडालियम और एल्यूमिनियम। हिंडालियम बेसिकली एक बर्तन होता है जो कि एल्यूमिनियम का बना होता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो ब्रास होता है ये हमारे पास एक जो है मैटर ही समझ लें, एक किस्म की धात है जो कि जो है मुख्तलिफ धातों से वैसे बनी होती है लेकिन इसमें ज़्यादातर कॉपर यूज़ की जाती है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ब्रास जो है ये कॉपर से तैयार किया जाता है और हिंडालियम जो है ये एल्यूमिनियम से तैयार किया जाता है।
तो ये हमारे पास बेसिकली राइट ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, एग्जेम्प्ट और ऑब्लिग्ड। एग्जेम्प्ट कहते हैं मुस्तस्ना करना, नवाजना, और ऑब्लिग्ड कहते हैं पाबंद कर देना। ठीक है, इस तरीके से जो इम्यून होता है ये मुदाफ़ियाती को कहते हैं, मुदाफ़ियाती जो निज़ाम होता है इम्यून, और ससेप्टिबल कहते हैं हिसास को। तो ये हमारे पास बेसिकली अपोजिट वर्ड थे, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर है। एडिटर और मैगज़ीन, देखें जैसे जो एडिटर होता है ये मैगज़ीन के ऊपर वर्क करता है ताकि उसको एक ऐसी प्रेजेंटेशन दे सके कि वो रीडर के लिए जो है पढ़ने के काबिल हो जाए। इस तरीके से जो डायरेक्टर होता है ये फ़िल्म जो बनाता है ना, डायरेक्टर जो है ये फ़िल्म बनाता है ताकि लोग उसको देख सकें। ठीक है, इस काबिल बनाता है कि उसको लोग देखें। तो बहरहाल ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये राइट आंसर है। यहाँ पे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दी है। द एडिटर वर्क्स ऑन मैगजीन टू ब्रिंग इट इनटू शेप फॉर प्रेजेंटेशन टू रीडर्स। द डायरेक्टर वर्क्स ऑन फिल्म to make it ready for release to viewers. Here is the relationship of the association. In other choices, sequence is not matching with the question pair. क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है डिटोरिएशन और रस्ट। देखें आपके पास जब किसी चीज़ को जंग लग जाता है तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। रस्ट कहते हैं जंग को, और डिटोरिएशन कहते हैं ख़राबी। ठीक है, ख़राब। जब आपके पास किसी चीज़ को जंग लग जाता है तो इसका मतलब है कि वो ख़राब हो चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है और डिप्रेशन, जब आप अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे बेसिकली कॉज एंड इफ़ेक्ट की एनालॉजी यहाँ पे मुताबिकत पाई जा रही है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट सबब बनती है डिप्रेशन का, इस तरीके से रस्ट जो है ये सबब बनती है ख़राबी का। ठीक है, जंग जो है ये ख़राबी का मौजब बनती है। बहरहाल ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 15, टेडियस और बोरिंग। टेडियस बेसिकली बोलते होते हैं थका हुआ या थका देने वाला। ठीक है, टेडियस बोलते हैं थका देने वाला, और बोरिंग भी बोलते हैं किसको, थका देने वाले को। ठीक है, दोनों बेसिकली सिनोनिम्स हैं। और यहाँ पे इनडिफेटिगेबल और अनटायरिंग, इन दोनों का मतलब होता है कि अनथक। ठीक है, नाकाबिले तस्खीर जिसको बोल सकते हैं। इनडिफेटिगेबल का मतलब होता है बेसिकली नाकाबिले तस्खीर, और अनटायरिंग का मतलब होता है अनथक। बहरहाल ये भी दोनों हमारे पास यहाँ पे सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलिवेटेड और एक्साल्टेड। एलिवेटेड का मतलब होता है बुलंद, और एक्साल्टेड का मतलब भी होता है बुलंद। तो दोनों हमारे पास सिनोनिम्स हैं। इस तरीके से जो डर्टी होता है इसका मतलब होता है गंदा, और फिल्दी का मतलब भी होता है गंदा या गलीज। तो ये हमारे पास दोनों सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास टिकट, एडमिशन। देखें जब आपको टिकट्स मिलते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है। इसी तरीके से जब आपके पास मनी होती है तो आप आराम से उससे लग्जरीज ले सकते हैं। ठीक है, अपनी जो भी आपने ख़रीदना है, जो जिस तरह की आप चाहें आप चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट हमारे पास जी म्यूज़िक और हारमोनियम। देखें जैसे हारमोनियम के ऊपर म्यूज़िक को जनरेट किया जाता है, या म्यूज़िक जो है वो हारमोनियम से प्रोड्यूस किया जाता है। एक बंदा जो है हारमोनियम का जो माहिर होता है वो म्यूज़िक जनरेट करता है हारमोनियम से। इस तरीके से जो एक बंदा जो इस काम वर्ड प्रोसेसर का जो माहिर होता है वो वर्ड्स को प्रोसेस करता है ओवर द वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसकी छोटी सी नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी है कि म्यूजिक इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ हारमोनियम ओनली इफ़ अ स्किल्ड पर्सन प्लेज इट। सिमिलरली वर्ड्स विल बी processed if a skilled operator uses the word processor. In option E the words are in reverse order. ऑप्शन ई के अंदर देखें ना गिटार और साउंड, तो ये हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में, अगर साउंड पहले होता है और गिटार बाद में होता है तो ये भी हमारा राइट आंसर हो सकता था। बहरहाल नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, फार्मूला और कंस्टिट्यूएंट्स। देखें जैसे कंस्टिट्यूएंट्स मिला के आप एक फार्मूला तैयार करते हैं, इसी तरीके से कुछ टर्म्स को मिला के एक इक्वेशन तैयार की जाती है। तो ये हमारे पास पार्ट एंड होल एनालॉजी थी, जो कि इसका राइट आंसर हुआ हमारे पास ऑप्शन नंबर ई।
लिखा हुआ है यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट्स इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ फार्मूला। सिमिलरली टर्म इज होल एंड पार्ट रिलेशनशिप। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो इक्वेशन और टर्म होते हैं ये बेसिकली भी एक दूसरे के जो टर्म होती है ये कंपोनेंट होती है इक्वेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लुगुबेरियस और सोरोफुल। लुगुबेरियस कहते हैं बेसिकली सोरोफुल को ही कहते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है सैड हो जाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोरोफुल हो जाना, और सोरोफुल तो फिर सैड हो जाना। अच्छा, यहाँ पे जिस हमारे पास जो राइट आंसर है वो है यूफोरिक और चीरफुल। यूफोरिक का मतलब होता है जोश बहुत ज़्यादा, यानी कि खुशी। ठीक है, और चीरफुल का मतलब होता है खुशी। ये बेसिकली दोनों ही सिनोनिम्स थे यहाँ पे, लेकिन डिफरेंस ऑफ डिग्री था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है पीसफुल और रेजिस्टेंस। देखिए, जैसे पीसफुल में रेजिस्टेंस नहीं होती, इसी तरीके से जो कोहेरेंट होता है उसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली जो है ना राइट आंसर, ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन 21, तो इसका हमारे पास राइट आंसर हुआ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मेरे पास बॉल और थ्रो। देखिए, जैसे बॉल होती है ना, इसको थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है। इसी तरीके से आपके पास जो डॉग होता है इसको पेट किया जाता है, थपकी जो आती है, थपकी दी जाती है। ठीक है, पेट का मतलब होता है थपकी देना, तो डॉग जो होते हैं उसको थपकी दी जाती है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट 23, जज और एडजुडिकेट। जज बेसिकली होता है फैसला सुनाने वाला, और एडजुडिकेट का मतलब होता है फैसला सुनाना। ठीक है, जो जज होता है यानी फैसला सुनाने वाला, वो क्या काम करता है, फैसला सुनाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो मीडिएटर होता है, विचोला जिसको बोलते हैं, ये दरमियान वाला बंदा, वो रिकॉन्सिल करता है। रिकॉन्साइल का मतलब होता है उसको जो है कोई लोगों के दरमियान सुलह करवाना। ठीक है, उनको आपस में मिलाना किसी तरह। तो बहरहाल ये हमारे पास एक राइट ऑप्शन होता हुआ। जज का काम होता है एडजुडिकेट करना, और इसी तरीके से मीडिएटर का काम होता है रिकॉन्साइल करना। जी, लास्ट पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया हुआ है वोल्केनो और लावा। वोल्केनो बेसिकली कहते हैं आतिशफिशां को। ठीक है, और लावा लावा होता है जैसे कि जब आतिशफिशां होता है तो उससे लावा निकलता है। इस तरीके से जब कोई फॉल्ट होता है ज़मीन में, जब कोई फॉल्ट होता है तो उससे अर्थक्वेक पैदा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बरल वोल्केनो जो होता है ये वजह बनता है लावा की, और फॉल्ट जो होता है ज़मीन के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए तो वो होता है मौजब बनता है अर्थक्वेक का। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एनालॉजीज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं मज़ीद आपको इस तरह की वीडियोस पहुंचाता रहूं और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।